ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली का चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को रोशनी में नहला देती थी। तेज हवाएं पुराने पेड़ों की डालियों को तोड़ने में लगी हुई थी। अंदर संजय लाल, उसकी पत्नी सरिता कुमारी और उनकी साल की बेटी हिमांशु पुराने घर में बैठे थे। यह तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां लगातार हिल रही हैं, घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं यह घर गिर ना जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर हालात देख लेने चाहिए। अगर सच में घर गिरा तो अंदर रहना जानलेवा हो सकता है। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? दीवार क्यों हिल रही है? पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच टूट जाएगा? अब हम लोगों का क्या होगा माँ? नहीं बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। ये बस तूफान की आवाज है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। पेड़ इस तरह झूम रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा, धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना मकान तेज हवा के झोंके में चरमरा कर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो यह घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर अब सवाल है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? रात भी गहरी है, तूफान भी थम नहीं रहा। संजय लाल ने बैलगाड़ी निकाली और तीनों सरपंच के घर की ओर चल पड़े, जो उनके गांव से 4 कोस दूर था। बैलगाड़ी के टाप कीचड़ भरे रास्ते पर छमम छमम की आवाज आ रही थी। आसमान में बिजली की आवाज गूंज रही है। हिमांशु माँ के पास डरी हुई बैठी थी। हिम्मत रख बेटी, हमने बरसों सरपंच जी के खेतों में काम किया है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते आए हैं। यकीनन इस बार भी मदद करेंगे। पिताजी, अगर बारिश और तेज हो गई तो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा। अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डर से कुछ नहीं होता बेटी। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। हवा अब और भी ठंडी और चुभती हुई लगने लगी। अचानक बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों में अजीब सी थकान थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। देखो हिमांशु के पापा, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर ये बूढ़ा आदमी अकेला क्यों खड़ा है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो है, लेकिन हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। मैं जाकर पूछता हूँ। संजय लाल बैलगाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया। हवा उसके कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। बाबा जी, आप इतनी रात को इस बारिश में अकेले क्यों खड़े हैं? कोई परेशानी? बूढ़े आदमी ने पहले चुपचाप खड़े देखता रहा और उसकी आंखों में अजीब नमी और अंधेरा था। फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, इस तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर गिर गया, मेरा कोई अपना भी नहीं बचा। मैंने सोचा शायद कोई गुजरता हुआ मुझे देख ले और मदद कर दे। बाबा, हमारा घर भी गिर चुका है। हम भी सरपंच जी के पास मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अभी इस रास्ते पर अकेले रहना खतरनाक है। बूढ़े आदमी की आंखों में अचानक चमक सी आ गई। उसने हाथ जोड़ लिए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने मुझे सहारा दिया। शायद भगवान ने ही तुझे मेरे लिए भेजा है। संजय लाल ने उसे बैलगाड़ी पर चढ़ने में मदद की, लेकिन सरिता कुमारी अब भी निशुक रही थी। ये सही है क्या? हम इसे जानते भी नहीं। तूफान में अजनबियों पर भरोसा करना ठीक है। वो भी हमारी तरह मुसीबत में है। उसका भी घर, उसका भी सहारा टूटा। अगर हम भी मदद ना करें तो इंसानियत किस काम की?
भगवान ने हमें जिंदा रखा है, शायद इसीलिए कि किसी और का सहारा बन सके। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। अब उसमें 4 लोग थे, संजय लाल, सरिता कुमारी, हिमांशु और वो बूढ़ा आदमी। लेकिन उनकी यात्रा अब और भी रहस्यमय होने वाली थी। कुछ दूर आगे जाते ही सड़क 2 रास्तों में बंट गई। एक रास्ता सरपंच के गांव की ओर जाता था और दूसरा एक पुरानी जलर हवेली की तरफ। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन किसी श्राप की वजह से पूरा परिवार अचानक मौत का शिकार हो गया। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। संजय लाल, ये वही हवेली है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं? हाँ, वही है। लेकिन हमें उस रास्ते से नहीं जाना, हमें सीधा सरपंच के गांव जाना है। बेटा, सरपंच का गांव तो इस तूफान में बहुत दूर है। तुम्हारे बैल इतनी दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्यों ना हम इस हवेली में रात गुजार लें? सुबह मौसम साफ होते ही आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं उस हवेली में कदम भी नहीं रखना चाहती। वहाँ जाने की हिम्मत मत करना संजय लाल। बाबा जी, लोग कहते हैं कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। सच मानो या झूठ, लेकिन रात गुजारने के लिए वो जगह ठीक नहीं। बेटा, यह सब अंधविश्वास है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है तो तुम सरपंच के गांव निकल जाओ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और सफर नहीं कर पाएंगी। मैं तो यहीं हवेली में रुक जाऊंगा। सरिता, अगर इसे अकेला छोड़ देंगे तो यह यहीं मर जाएगा। हम तू ही बता क्या करूं? ये सुनकर संजय लाल गहरी सोच में पड़ गया। वो बूढ़े आदमी को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता था और हवेली में जाना भी खतरनाक लग रहा था। संजय लाल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर तू कह रहा है तो चलो देखते हैं। बैलगाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची। लोहे का बाहरी गेट आधा टूटा हुआ था, हवा में हिल रहा था। पिताजी, दरवाजा अपने आप क्यों खुल गया? शायद हवा के दबाव से खुला होगा। वे अंदर पहुंचे। हवेली के बड़े हॉल में टूटी फूटी कुर्सियां और जाले लगे झूमर लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थी। हे भगवान, यह जगह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। चुप रहो, हिमांशु को और मत डराओ। बस ये रात निकालनी है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। बूढ़ा आदमी सबसे आगे बढ़ा। वो हवेली के कोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वह इस जगह को पहले से जानता हो। माँ, ये बूढ़े दादाजी इतने ध्यान से इस हवेली को क्यों देख रहे हैं? पता नहीं बेटी, पर मुझे भी उनमें कुछ अजीब लग रहा है, जैसे यह बूढ़ा आदमी कोई बात छुपा रहा हो। रात कहराती जा रही थी। चारों लोग हवेली के एक पुराने कमरे में बैठ गए। संजय लाल ने बैग से लकड़ियां निकालकर आग जलाई ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी और गर्मी बनी रहे। जैसे ही टिमटिमाती लौ ने अंधेरा चीर कर दीवारों को छुआ, सामने एक धुंधली सी पेंटिंग उभर आई। उस पेंटिंग में जमींदार और उसका परिवार नजर आ रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में बने एक पुरुष का चेहरा हूबहू उसी बूढ़े आदमी से मिलता जुलता था जो अभी उनके साथ खड़ा था। अरे तुम कौन हो? हमें यहाँ से जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बूढ़ा आदमी क्रोध हो गया। उसके चेहरे की थकान अचानक एक भयंकर क्रोध में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने कहा था ना, तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। दरअसल तूफान मुझे तुम्हारे पास लाया ताकि मैं तुम्हें इस हवेली में ले आऊं। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। कमरे की आग अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी,
जैसे कोई दीवारों को खरोच रहा हो। अरे यह सब क्या हो रहा है? यह आदमी कौन है? हमें यहाँ से ले चलो। मैं भी नहीं जानता, पर यह आदमी अब इंसान नहीं, ये कोई और ही चीज है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, हम यहाँ से भाग चले। जैसे ही हिमांशु ने इतना बोला, तीनों लोग तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगे। तभी पीछे से वो आत्मा ठंडी दिल दहला देने वाली हसीन हंसते हुए बोला, भागकर कहाँ जाओगे? यह हवेली छोड़कर जाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन याद रखना इस हवेली की दीवारें तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगी। लगता है वो आत्मा अब बहुत पीछे छूट गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम किसी तरह वहां से निकल आए। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। लंबी और कठिनाइयों के बाद आखिरकार वे सरपंच के घर पहुंचे। दरवाजे के पास पहुंचकर संजय लाल कांपती आवाज में जोर से चिल्लाया, अरे सरपंच साहब, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। अरे सरपंच साहब, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। अरे इतनी रात को कौन बाहर चिल्ला रहा होगा? हमें आधी रात को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर कोई मुसीबत है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हमें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। सरपंच दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। बाहर उसे संजय लाल का परिवार खड़ा दिखाई देता है। संजय लाल, इतनी तेज बारिश और आधी रात के इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई मुसीबत है? और यह तुम्हारी बेटी तो ठंड से कांप रही है। जाओ बेटी, घर के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। हिमांशु और सरिता कुमारी सरपंच के घर के अंदर चली जाती हैं। सरपंच साहब, तेज बारिश के कारण हमारा घर गिर गया है। इसी वजह से मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अरे मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं भी तो इसी छोटे से घर में रहता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। सरपंच साहब, वो कौन सा रास्ता है? इस जंगल के बीच में एक हवेली है जो हमारे पूर्वजों की है। तुम चाहो तो वहां जाकर रह सकते हो। अरे हम तो अभी उस हवेली से होकर आ रहे हैं, लेकिन अब हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे। चाहे ठंड में कांपते कांपते मर ही क्यों ना जाएं, पर उस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। अरे संजय लाल, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। हम यहाँ आ ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने हमें बहला फुसला कर हवेली तक ले गया, लेकिन वो आदमी इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी। किसी तरह जान बचाकर हम वहां से निकल पाए और यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसी बकवास बातें सुन सुनकर गांव वालों ने मुझे हवेली पर कभी नहीं जाने दिया। मैं बड़ा हो गया पर फिर भी कभी हवेली के अंदर नहीं गया। अब और इस छोटे से घर में पड़े रहने का सवाल ही नहीं। आज मैं हवेली जाऊंगा और वहीं रहूंगा। यदि वहां कोई आत्मा है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरपंच साहब, आप समझ ही नहीं रहे। इतनी बड़ी हवेली कोई बेवजह छोड़कर नहीं जाता। वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर रही होगी। तुम जो कुछ भी कहो, आज मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जाओ और गांव के तांत्रिक चमनजीत को बुलाकर लाओ। आज जो कुछ भी होगा चमनजीत के साथ मिलकर उसका सामना करूंगा। कुछ ही देर में संजय लाल चमनजीत तांत्रिक को लेकर आ गया। तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के सुनसान रास्ते पर बढ़ने लगी। सरपंच बेहद गुस्से में था। धीरे धीरे वे हवेली के विशाल लोहे के गेट के पास पहुंच गए। सरपंच साहब, हाथ जोड़कर कहता हूँ, अभी भी समय है। चलिए,
लौट चलते हैं। अरे संजय लाल, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। डर मत, अंदर चलो और देखो मैं उस भूत को कैसे सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक के इतना कहते ही तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे भीतर पहुंचते हैं, सरपंच गुस्से से चिल्लाकर कहता है, कहाँ है रे? सामने आ, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। कितने सालों से तूने मेरी हवेली पर कब्जा कर रखा है? सरपंच के इतना कहते ही अचानक वहीं बीचों बीच वो आत्मा बूढ़ा आदमी प्रकट हो गई। अच्छा, तो इतने सालों के बाद तू आज मेरे हाथों से ही मरने आया है? मैं मरने नहीं आया, मैं तुझे इस हवेली से बाहर निकालने आया हूँ। सीधा यहाँ से निकल जा, वरना मैं तांत्रिक से कह दूंगा और तुझे भस्म करा दूंगा। और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम इतने सालों से मेरी हवेली पर कब्जा कर रखा है? हाँ, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरे पूर्वजों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया था। वर्षों पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे दादाजी से कर्ज लिया था, जो बढ़ता ही गया। कर्ज चुकाने के लिए मैं उस हवेली में नौकर की तरह काम करता था। वहां तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे परिवार के लोग मुझे ठीक से खाना तक नहीं देते थे। एक दिन पैर फिसलने से गिरकर मर गया। मेरी मौत के बाद भी तेरे दादाजी ने कर्ज वसूल करने के लिए मेरे बूढ़े माता पिता को कर्ज में जकड़ कर रख दिया। क्या तेरे दादाजी को सिर्फ पैसे याद रहे? मेरी मौत का हिसाब किसने दिया? तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। आज मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहते ही आत्मा सरपंच की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी तांत्रिक चमनजीत ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्र बोलते ही आत्मा राग बनकर उड़ गई। पल भर में वातावरण कुछ शांत हो गया। चमनजीत, इसे जाने दो, मुझे अब इस हवेली की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसे मुक्त करो। सरपंच साहब, आप समझ नहीं रहे। यह आत्मा आपके पूरे खानदान को चैन से जीने नहीं देगी। जब तक इसकी पीड़ा शांत नहीं होगी, तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप कोई शुभ हवन करवाएं, ताकि इसकी मुक्ति हो जाए और यह आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो सके। ठीक है चमन जी, इसकी मुक्ति के लिए चाहे मुझे कितना भी बड़ा हवन क्यों ना करवाना पड़े, मैं करवाऊंगा और इसे मुक्ति दिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद सरपंच वैसा ही करता है और उस आत्मा की मुक्ति के लिए एक बड़ा हवन आयोजित करता है। इसके बाद वह संजय लाल और उसके परिवार को अपने घर में एक कमरा दे देता है। यार सोनू, तेरे बाबा ने तो पूरे खेत में बिजूका की पूरी फौज खड़ी कर दी। रात में इन्हें देखो तो साला डर लगता है। अरे डरपोक, ये बिजूका जंगली गाय को भगाने के लिए है, इंसानों को डराने के लिए नहीं। पता नहीं यार, रात को जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे ये बिजूका आपस में बात कर रहे हों। अजीब सी मनहूसियत है इन पुतलों में। सही कहा तूने। पता है तुझे, कल जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो रोहन के खेत में खड़े ये बिजूका इतने डरावने लग रहे थे, बाप रे, ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाए खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है। अरे बस करो तुम दोनों, क्या डरावना माहौल बना दिया तुम दोनों ने। रात बहुत हो गई है, चलो अब। बाबा कहते हैं ज़्यादा रात को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। चलो घर चलते हैं। और सुनो, कल समय से खेत पर आ जाना, याद है ना हमें कल क्या करना है। तीनों दोस्त बातें करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रोहन, उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बाबा ही उसकी पूरी दुनिया थे। शहर की भीड़ से बहुत दूर रोहन अपने बाबा के साथ अपने खेत में बने एक सुनसान घर में रहता था। वो जगह खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक चीख दबी हुई थी। वहीं शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला।
हाँ भाई, आ गए तुम दोनों। सामान साथ में लाए हो ना? हाँ हाँ भाई, ये देख कुदाल ले ली है। चल बता, करना क्या? आओ बताता हूँ। तीनों अपनी कुदाल लेकर एक पुराने से पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए, जो रोहन के खेत में ही खड़ा था। ये पेड़ देख रहे हो? ये मेरे दादाजी के पिताजी ने लगाया था। बाबा कहते हैं इस पेड़ के नीचे की जमीन बहुत उपजाऊ है, फिर भी वे इस जमीन में कोई भी बीज नहीं बोते। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। पेड़ के आसपास की जमीन खाली पड़ी रहती है। ऐसा क्या है यहाँ? पता नहीं यार। कल जब मैं यहाँ खुदाई करने गया तो बाबा ने मुझे रोक दिया और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वे किसी राज को छुपा रहे हों। यहाँ खोद कर देखते हैं, ऐसा क्या है यहाँ। पर रोहन, जब तेरे बाबा ने मना किया है तो हमें यहाँ नहीं खोदना चाहिए। पर मुझे देखना है इस पेड़ के नीचे आखिर ऐसा क्या राज दफन है। चलो खुदाई करते हैं। रोहन के सर पर जैसे जुनून सवार था। उसे ये देखने की उत्सुकता थी कि पेड़ के नीचे आखिर क्या है, लेकिन उसे नहीं पता था कि खुदाई के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तीनों ने उस पेड़ के नीचे काफी गहराई में खोद दिया। हाँ बस कर यार रोहन, कितना खुद पाएगा, हाथ दुखने लगे हैं। अरे रुकना, थोड़ा और खोदते हैं। तभी कुदाल मिट्टी में किसी चीज से टकराई और जोर की आवाज आई। अरे वाह रोहन, कोई आवाज आई। लगता है नीचे कुछ है, देख तो जरा। हाँ, आवाज तो आई थी। रुक, मैं मिट्टी हटाकर देखता हूँ। रोहन ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना मिट्टी का संदूक दिखाई दिया, जिसके ऊपर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। संदूक को देखकर तीनों कुछ असमंजस में पड़ गए। रोहन रुक जा, मुझे लगता है हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। ये तो देखने में ही अजीब लग रहा है। डरता क्यों है? देखते हैं इसमें क्या है। क्या पता कोई खजाना छुपा हो। खजाना? बात तो सही है। देखना कितना रहस्यमय लग रहा है। खजाना ही होगा इसके अंदर। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। रोहन ने उस संदूक को खोल दिया। संदूक के खुलते ही तीनों सन्न रह गए। उसके अंदर से सड़े हुए कपड़ों की बदबू आ रही थी। संदूक के अंदर खून के धब्बों से सने फटे पुराने काले कपड़े और बेहद डरावना अजीब सी मुस्कान वाला लकड़ी का मास्क और एक जंग लगा हुआ लेकिन तेज धार वाला चाकू था। वो संदूक के खुलते ही रोहन का मोती जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे संदूक के सामान को देखकर कुछ आभास हो रहा था। भाई साहब, ये किसका सामान है यार? ये मास्क तो देख, कितना भयानक है। अरे ये मोती से देखकर भौंक क्यों रहा है? पता नहीं। मोती क्या हुआ? जा घर जा, जा यहाँ से। मुझे लगता है शायद किसी नाटक मंडली का होगा। अरे सुन, क्यों ना इससे एक नया बिजुका बनाए। ऐसा बिजुका जिसे देखकर जंगली जानवर तो क्या, इंसान भी खेत में घुसने की हिम्मत ना करे। नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो ये सामान मनहूस लग रहा है। ऐसा लग रहा है जब से ये संदूक खुला है, एक अजीब सी मनहूसियत हवा में घुल गई है। चलना डरपोक, तू भी बड़ा ही डरपोक है लैला। नहीं मेरे भाई, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये सामान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे बिजुका बनाने के बारे में सोचना भी मत। तू डरपोक नहीं है ना, तो फिर ठीक है। चल, आज शाम को हम पुराने काली पहाड़ी वाले किले में चलेंगे। अगर तू वहां जाने से नहीं डरा तो हम मान लेंगे कि तू डरपोक नहीं है, और वापस आकर इस सामान से बिजुका बनाएंगे। क्यों मजनू? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। चल साबित कर कि तू डरपोक नहीं है। नहीं मजनू रोहन, मैं डरपोक नहीं हूँ। ठीक है, चलो फिर आज रात को ही उस किले के अंदर चलो। तीनों गांव के पास वाली पहाड़ी पर बने उस किले की तरफ निकल गए। वो किला अब खंडार बन चुका था। कहते हैं कि उस किले में एक तांत्रिक रहता था, और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा किले के अंदर ही बंद है। इसीलिए गांव वाले उस किले को भूतिया किला कहते हैं, और कोई भी उस किले के आसपास नहीं जाता। लेकिन आज बाप रे, कितना सन्नाटा है यहाँ। लैला, तुझे डर तो नहीं लग रहा? रोहन, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था यार, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। चलो यहाँ से। रुकना डरपोक, चलते हैं। तभी
अंधेरे को चीरती हुई किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? कौन है वहाँ? उन्हें वहां एक दीवार के पीछे से वही लकड़ी का मास्क झांकता हुआ नजर आया, लेकिन वो मास्क हवा में तैर रहा था। भागो रोहन, ये तो वही मास्क है। मैंने कहा था यहाँ आना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी। मुश्किलें से भागते हुए बाहर आ गए और हांफते हुए अपने खेत पर पहुंच गए। वो संदूक और सारा सामान अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था। अरे ये सामान, और ये देखो वो मास्क तो यहीं पर है, तो वहां किले में वो क्या था? मुझे लगता है वो हमारा वहम था। ये संदूक वाली बात हमारे दिमाग में घूम रही है, इसलिए शायद ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है मजनू। अगर वो हमारा वहम होता तो तीनों को एक साथ वो मास्क कैसे दिखाई देता, बोलो? बात तो सही है। तो वो क्या था? अरे पर मास्क तो यहीं पर है। जो भी हो, छोड़ो, हम इस सामान से बिजू का बनाते हैं, चलो। डर को भगाने के लिए वे तीनों उसी रात उस सामान से एक भयानक बिजूका बनाने में लग गए और उन्होंने बिजूका खेत के बीचों बीच गाड़ दिया। अब खेल शुरू हो चुका था। दूसरी रात रोहन के बाबा घर के बाहर खटिया पर सो रहे थे। उनका कुत्ता मोती बड़ी बेचैनी से वहीं घूम रहा था। रोहन भी वहीं पर बैठा आग सेक रहा था। रोहन, आज हवा का रुख कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जानवरों की आवाजें भी बंद हैं। हाँ बाबा, मुझे भी अजीब सी घबराहट हो रही है, वो किले से आने के बाद से। क्या? कौन सा किला? बाबा की बात पूरी होने से पहले ही जंगल की ओर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। मोती उस ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और खेत के उस हिस्से की तरफ भागा जहां रोहन का बनाया हुआ बिजुका खड़ा था। मोती, मोती, वापस आ, उधर मत जा, मोती। देर तक मोती के भौंकने की आवाज रोहन को सुनाई देती रही और फिर एकदम से बंद हो गई और फिर से सन्नाटा छा गया। रोहन घबरा गया। मोती, मोती, बाबा मोती, उसकी आवाज बंद हो गई। अभी तो भौंक रहा था, अचानक चुप क्यों हो गया? कुछ नहीं बेटा, कोई जंगली जानवर होगा, तू घबरा मत। अरे कुत्ता है, सुबह तक लौट आएगा, तेरे बिना रह नहीं सकता ना, वो आ जाएगा। तू अंदर चल, सो जा। बाबा ने उसे दिलासा तो दिया, लेकिन उनकी आंखों में वो डर था जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया। और मोती, वो कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह चारों तरफ कोहरा छाया था और रोहन की आंखें मोती को ढूंढ रही थीं। बाबा, मैं मोती को ढूंढने जा रहा हूँ। मोती को ढूंढते हुए रोहन खेत पर गया। उसने देखा कि सारे बिजुका टूटे फूटे पड़े हैं। अरे ये किसने किया? इतनी तबाही? कौन आया था यहाँ? फिर वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसने नया बिजुका बनाया था। ये क्या? वो बिजुका कहाँ गया जो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था? यहाँ तो सिर्फ तो खाली जगह है, वो बिजुका कहाँ गया? लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि वहां कुछ है। वो जैसे ही पास गया, उसकी चीख निकल गई। मोती? नहीं, मोती, ये किसने किया? सामने मोती की लाश पड़ी थी। उसका सिर धड़ से अलग था, किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था। वो दृश्य बहुत डराने वाला था। रोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो किसी जानवर का काम नहीं था, बल्कि किसी शैतान का काम था। उसी रात रोहन अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके बाबा अपनी बंदूक साफ कर रहे थे। हाँ, वो कौन था? कोई तो था वहां। बाबा, खेत में कोई है,
मैंने अभी वहां किसी की परछाई देखी। अरे वहम होगा तेरा, इतनी रात को भला कौन आएगा? नहीं बाबा, कोई तो है वहां, मैं जाकर देखता हूँ। ये वही होगा जिसने मेरे मोती को मार डाला। मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही रोहन ने लालटेन की रोशनी खेत की तरफ की, उसने देखा गेहूं की फसल के बीच एक लंबा चौड़ा साया हो रहा था। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। वो वही बिजू का था, वही फटे कपड़े, वही डरावना मास्क, लेकिन अब वो खूंटे पर नहीं था बल्कि अपने पैरों पर खड़ा था। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, वो देखिए, वो बिजू का, वो उसे हमने बनाया था, वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? वो अपने पैरों पर चल रहा है बाबा। बाबा भागकर घर के अंदर गए और अपनी बंदूक लेकर बाहर आए। उसके मुंह से अजीब सी घुरघुराहट की आवाज आ रही थी। बाबा, ये वही है। मैंने मजनू और लैला के साथ मिलकर उस पुराने पेड़ के नीचे खुदाई की तो वहां से कुछ सामान निकला था। हमने उसी से इसे बनाया था। ये मुखौटा, ये वही है। ये जिंदा कैसे हुआ? क्या है ये? क्या तुम लोगों ने अनर्थ कर दिया बेटा? बाबा ने उस बिजूका पर गोली चला दी। गोली चलते ही बिजू नीचे गिर गया। बाबा, वो मर गया? इससे पहले बाबा कुछ कह पाते, बिजू का अमानवीय गति के साथ उठ खड़ा हुआ। रोहन पीछे हट, रोहन भाग, ये इंसान नहीं है। बिजूका ने बिजली की तेजी से बाबा की तरफ झपटा और उनकी पीठ में चाकू उतार दिया। भाग रोहन, रोहन भाग, भाग जा यहां से। सुबह होने तक छुप कर रहना, किसी पर भरोसा मत करना। भाग। नहीं बाबा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी बिज्जू का बाबा के ऊपर झपट पड़ा और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। बाबा, मैं रोहन ने वो मंजर देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। रोहन बदहवास दौड़ता हुआ मजनू के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, घर के अंदर सन्नाटा था। मजनू कहाँ है तू? दरवाजा बंद कर, वो आ रहा है। मजनू, कहाँ है तू? मजनू, काका, काकी। रोहन को कोई जवाब नहीं मिला। वो भागकर आंगन में पहुंचा। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उसकी आवाज गले में ही घुट गई। वो चीखना चाहता था पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। छत की बलियों से 3 लाशें लटक रही थीं, मजनू और उसके माता पिता की। उनके शरीर ऐसे लटके हुए थे जैसे खेत में बिजूका लटकाए जाते हैं। उनके शरीर के मांस जगह जगह से नोच लिया गया था। बिजूका ने उन्हें मारा नहीं था बल्कि उन्हें अपनी तरह बना रहा था। आखिर कौन था वो? ये सवाल रोहन के मन को परेशान कर रहा था। रोहन किसी तरह भागकर लैला के घर पहुंचा। लैला और उसके पिता डरे हुए बैठे थे। लैला, वो बिजूका। पता है रोहन, चुप रहो, वो यहीं आसपास है। रोहन, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने उस संदूक को खोलकर कयामत को दावत दे दी है। काका, आखिर वो क्या चीज है? उसने मेरे बाबा और मजनू के परिवार को भी मार डाला। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो कोई साधारण बिजूका नहीं है, वो भैरवनाथ है। 20 साल पहले इस इलाके में एक पागल तांत्रिक रहता था। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अमावस की रात को लोगों की बलि देता था। वो उसी किले में रहता था जहां तुम लोग गए थे। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे उसी के किले में घेर लिया। गांव वालों ने उसे मारकर उसके सामान, कपड़े, चाकू और उसके मास्क, जिसे वो बलि के समय पहनता था, उसके साथ एक संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दिया था ताकि उसकी आत्मा कभी बाहर ना आ सके। तुमने उसे आजाद कर दिया। पुजारी ने चेतावनी दी थी, अगर उसकी आत्मा वापस लौटी तो उसे शरीर की जरूरत नहीं होगी।
वो अपनी देह खुद चुनेगा, और उसने चुन ली वो बिजू का रात रोहन, लैला और उसके पिताजी घर के सबसे अंधेरे कोने में दुबके रहे। बाहर ठंडी हवा के साथ उस खूनी बिजूका के कदमों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो उन तीनों को ढूंढ रहा था। हर पल मौत का साया उन तीनों पर मंडरा रहा था, और रोहन के कानों में बस उसके बाबा की आखिरी बात गूंज रही।